नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान को जानने के जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। अगला जो शिलालेख है जिससे हमें राजस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अंदर लिखी गई। इसके जो लेखक या रचयिता थे वो अत्रि और महेश को माना जाता है। अत्रि और महेश द्वारा रचित यह प्रशस्ति है, यह मेवाड़ के शासक बापा, अमीर, कुंभा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमें मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में। कुंभा के जो विशेष विरुद्ध या पदनाम थे जैसे दान गुरु, शैल गुरु, हाल गुरु, इनका वर्णन हमें इसी प्रशस्ति से मिलता है। इसके अलावा यह हमें बताती है कि कुंभा के द्वारा चंडी शतक, गीत गोविंद पर टिक्का व संगीत राग जैसे ग्रंथ लिखे गए और कुंभा के द्वारा मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने से संबंधित जानकारी भी यह प्रशस्ति हमें उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के शासकों विशेषकर कुंभा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाली एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। उसके बाद आप देख रहे होंगे आगे जो प्रशस्ति है वो है राय सिंह प्रशस्ति। यह 1594 ईस्वी में लिखी गई और इसके लेखक थे एक जैन मुनि जिनका नाम था जयता। तो जयता द्वारा संस्कृत भाषा में रचित यह प्रशस्ति है जो बीकानेर के जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर स्थापित है। और इस प्रशस्ति से हमें बीकानेर के शासक और संस्थापक राव बीका से लेकर राय सिंह जिनके समय में यह प्रशस्ति लिखी गई उनके समय तक की बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। यह प्रशस्ति हमें बताती है कि राय सिंह के द्वारा किस तरह से काबुल, सिंध व कच्छ जैसे क्षेत्रों की विजय की गई और इसके साथ साथ राय सिंह के शासनकाल की धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी यह प्रशस्ति हमें जानकारी उपलब्ध करवाती है। आगे बढ़ते हैं। आमेर का लेख 1612 ईस्वी में लिखा गया। आमेर कछुआओं की राजधानी थी। एक प्रभावशाली क्षेत्र आमेर के आसपास का रहा है। तो आमेर के कछुआ शासकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाली ये महत्वपूर्ण प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में बताया गया है कि आमेर के कछुआ शासक रघु वंश के थे और इसमें 4 महत्वपूर्ण शासकों जैसे पृथ्वीराज है, भारमल है, भगवतदास है, मानसिंह है, इनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में बताया गया है कि जो मानसिंह है वो भगवतदास के पुत्र है और मानसिंह द्वारा ही जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद आगे की प्रशस्ति लेते हैं। जगन्नाथ राय का शिलालेख है ये जो 1652 ईस्वी में लिखा गया। जगन्नाथ राय का शिलालेख यानी भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उदयपुर में। तो उस उदयपुर में भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो सभा मंडप है उसके प्रवेश द्वार पर संस्कृत भाषा में लिखी गई ये शिलालेख है जिसको कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और इस शिलालेख से हमें मेवाड़ के राणा बापा से लेकर के महाराणा जगत सिंह के तक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध है या जगत सिंह के द्वारा दिए जाने वाले दान पुण्य है, इन सब के बारे में विशेष जानकारी है उपलब्ध करवाती है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बाद चर्चा करते हैं राज प्रशस्ति पर जो 1676 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय लिखी गई। इसके लेखक थे रणछोड़ भट्ट जो कि एक तेलंग ब्राह्मण थे और उनके द्वारा यह प्रशस्ति लिखी गई। जो आज जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो राजसमंद झील है उसकी नोचों की पाल पर यह प्रशस्ति 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है जो देश का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। यानी राज प्रशस्ति जो 1676 ईस्वी में लिखी गई है यह सबसे बड़ा शिलालेख है हमारे देश का और इसमें भी बापा से लेकर के महाराणा राज सिंह के तक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
यह प्रशस्ति हमें बतलाती है कि राज सिंह के द्वारा इस राजसमंद झील का निर्माण कार्य करवाया गया। जब इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया तो अकाल राहत कार्य के रूप में इस झील का निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ यह प्रशस्ति 17वीं शताब्दी की मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो जीवन है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण लेख है। इस तरह से ये कुछ प्रशस्तियाँ थी, कुछ शिलालेख थे, कुछ अभिलेख थे जो संस्कृत भाषा में या राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए और जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास को समझने में बहुत सारी सहायता मिलती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसे शिलालेखों की जो फारसी भाषा में लिखे गए। फारसी भाषा में लिखे गए शिलालेखों से भी बड़ी जानकारियाँ मिलती है, जिसमें सबसे पहला जो शिलालेख है वो है अजमेर अभिलेख, जिसको अढ़ाई दिन के झोंपड़े के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अगर अजमेर अभिलेख आता है या ढाई दिन के झोंपड़े का अभिलेख आता है तो एक ही बात है। ये 1200 ईस्वी का लेख है जो फारसी भाषा में लिखा गया है, और जो अढ़ाई दिन के झोंपड़े का गुंबद है उसकी दीवार के पीछे ये लगा हुआ है, और इसमें अबू बकर नामक व्यक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है, जिसके निर्देशन में ही इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके और इस ढाई दिन की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आगे का जो लेख है फारसी के अंदर लिखा गया है वो है दाइबी पीर अभिलेख। दाइबी पीर अभिलेख है, ये 1325 ईस्वी के अंदर लिखा गया। चित्तौड़ की दाइबी पीर एक दरगाह है, उसके ऊपर ये लेख वहाँ उत्कीर्ण है, और इससे हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में और इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। इसके बाद अजमेर से प्राप्त शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख जो 1637 ईस्वी का है, और इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि खुर्रम द्वारा महाराणा अमर सिंह को पराजित कर दिया गया था, और उसी के उपलक्ष्य में उसने अजमेर में इस शाहजहानी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके साथ जहांगीर महल का लेख भी है जो 1615 ईस्वी का है, और यह हमें पुष्कर से प्राप्त हुआ है, और इसमें भी यह बताया गया है कि जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह को विजय प्राप्त की थी। तो ये वो शिलालेख थे जो फारसी भाषा में लिखे गए। तो इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभिलेख, स्तंभलेख, शिलालेख ये इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये समसामयिक होते हैं। इनमें कोई काट छांट करना बहुत मुश्किल काम होता है, संभव नहीं है। इसलिए इन पर दी गई जानकारी को हम एक प्रमाणिक जानकारी के आधार के रूप में काम में लेते हैं। तो इन शिलालेखों और अभिलेखों से राजस्थान के इतिहास को लिखने में बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती है। अब इन अभिलेखों से आगे बढ़ते हुए दूसरी चर्चा करते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, वो सिक्के हैं। सिक्कों से बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती है। तो इन सिक्कों से, जैसे सिक्कों के ऊपर आप देखोगे कि शासक का नाम उत्कीर्ण होता है, समय उत्कीर्ण होता है, अथवा अन्य कोई धार्मिक चिन्ह उत्कीर्ण होते हैं, तो उस तात्कालिक विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जानकारी उपलब्ध कराने में सिक्के या कॉइन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनसे हमें उस राज्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था इसके बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, धार्मिक स्थिति यानी देवी देवताओं की स्थिति के बारे में, भाषा के बारे में और शासक के कार्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान से कई अथाह भंडार सिक्कों के मिले हैं जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे। ये तो जो अभी हम बात कर रहे थे ये तो सिक्कों का महत्व है कि भी सिक्कों का वास्तव में महत्व क्या है इतिहास में। तो सिक्के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब बात करते हैं कि सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं राजस्थान में। जैसे सबसे पहले चर्चा करते हैं रेण नामक जगह है जो टोंक के अंदर है। वहाँ खुदाई के अंदर
3035 चांदी के पंचमार्क यानी ठप्पा लगा करके जो सिक्के तैयार किए जाते थे, जो भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं, वो प्राप्त हुए हैं, जो मौर्य काल के हैं। और ये सिद्ध करते हैं कि यह क्षेत्र यानी हमारे राजस्थान का ये जो इलाका है, ये कभी मौर्य शासन का हिस्सा रहा था। इसके अलावा 1871 ईस्वी में कार्लाइल को नगर जो उनियारा टोंक के अंदर स्थित है, वहाँ से लगभग 600 मालव सिक्के मिले हैं, यानी मालव शासकों के सिक्के मिले हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि इस क्षेत्र पर मालवों का आधिपत्य रहा था। और इसके साथ साथ मालवों की समृद्धि का भी उल्लेख सिक्के करते हैं। इसी तरह से 1948 ईस्वी के अंदर बयाना भरतपुर से 1921 गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जो गुप्तों के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि बयाना भरतपुर का क्षेत्र है वो गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहा। इसके बाद चर्चा करें तो मध्यकाल के अंदर चौहान शासकों के द्वारा भी चांदी के, स्वर्ण के कई सिक्के चलाए गए, जिनमें द्रुम है, रूपक है, दिनार जैसे सिक्के हैं वो महत्वपूर्ण हैं। अब एक विशेष नाम आता है गदिया सिक्के का। तो यह सिक्का 10वीं-11वीं शताब्दी में प्रचलित था। और इसको गदिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर गधे के समान आकृति का अंकन मिलता है, यानी इन चिन्ह पर जो आकृति हमें दिखाई देती है वो एक तरह से गधे के समान दिखाई देते, इसलिए इनको गदिया सिक्का कहा जाता है। जो गुर्जर प्रतिहार शासकों के और इनके टाइम में बेसिकली हमारे राजस्थान के जिन क्षेत्रों पर उनका अधिकार था वहाँ ये प्रचलन में था। अब आता है सिक्का एलची। सिक्का एलची चित्तौड़ में प्रचलित था और अकबर ने जब 1568 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लिया था तो उसके उपरांत उसने मेवाड़ में जो सिक्का चलाया था उसी को सिक्का एलची के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे बड़े बड़े रजवाड़े हमारे मध्यकालीन भारत में थे, बीकानेर का, मेवाड़ का, जोधपुर का, जयपुर का, तो इनके समय में भी कई सिक्के इन्होंने अपनी अपनी टकसालों पर, जब मुगल काल कमज़ोर हो गया या इन्हें अनुमति मिली, तब इन्होंने कुछ अपने सिक्के भी प्रचलन में किए। जैसे बीकानेर के समय में आलमशाही सिक्का प्रचलन में था। इसके अलावा गजशाही व गंगाशाही सिक्के भी प्रचलन में थे। जयपुर के अंदर झाड़शाही सिक्का महत्वपूर्ण था, जो चांदी का बना हुआ था, 1 तोले का था और जिस पर किसी राजा का चिन्ह नहीं था। और यह सिक्का इतना महत्वपूर्ण था कि द्वितीय विश्व युद्ध तक यह सिक्का प्रचलन में रहा। इसके अलावा जयपुर से मोहम्मद शाही व हाली नामक अन्य सिक्के भी प्रचलन में रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर के अंदर विजयशाही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिक्का था, जो मुगलों के अवसान के काल में प्रचलन रहा। इसके अलावा भीमशाही, गजशाही, डब्बूशाही जैसे सिक्के हैं वो जोधपुर के शासकों के द्वारा समय समय पर जारी किए गए। मेवाड़ के शासकों की बात करें तो वहाँ स्वरूप शाही, चांदोड़ी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी जैसे सिक्के प्रचलन में थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे। इससे संबंधित जो PDF है वो कल ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा। आज वो एक तरह से पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट इसकी चर्चा हम आज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सिक्के थे और सिक्कों से भी राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है, या इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अब नंबर 6 यानी पहले अभिलेख, सिक्के और फिर आते हैं भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब पुराने भवनों, बिल्डिंग्स के या सभ्यताओं के जो टूटे हुए फूटे अवशेष है, उनसे भी हमें इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे कालीबंगा, आहड़, बेराट है, गणेश्वर है या अन्य तमाम जो सभ्यताएं हैं, इनसे बहुत सारे अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों से भी राजस्थान के उस समय के इतिहास का निर्माण करने में, जानने में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, जैसे कालीबंगा है, आहड़ है, बेराट है, इनकी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये सारे जो आज तक हमने चर्चा की है, ये पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें हमने शिलालेखों की या अभिलेखों की चर्चा की, सिक्कों की चर्चा की और भग्नावशेषों की चर्चा की। अब इसके बाद आगे अन्य और स्रोत देखेंगे जिनसे हमें जानकारी मिलती है। आज तक के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।